नमस्कार। उत्तराखंड खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से शीतलहर प्रबंधन राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले आपदा मित्रों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य ठंड के मौसम में आने वाली आपदाओं और चुनौतियों के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा करना और प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा करना है। इस संकल्प को साकार करने के लिए एसओपी और विशिष्ट आपदाओं की जानकारी से युक्त आज कैलेंडर भी जारी करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रयास न केवल हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में, प्रभावी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि शीत ऋतु के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें और अधिक सक्षम बनाने का एक माध्यम बनेंगे। साथियों, विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम सभी जानते हैं हमें समय समय पर होने वाली अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए प्रत्येक मौसम विभिन्न चुनौतियों को लेकर आता है। आपने देखा इस वर्ष जो वर्ष 2025 बीत गया, उस वर्ष में हमें बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। 5 अगस्त धराली से शुरू हुई आपदा, उसने निरंतर हम सभी को बहुत जान माल की हानि करी, बड़ा नुकसान किया और अनेक प्रकार से हमारे सामने चुनौतियां पैदा हुई। चाहे 5 अगस्त को धराली में हुई आपदा हो, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में श्याना चट्टी में बड़ा जल भराव, मलबा भर गया, उसके बाद या चमोली जनपद का थराली हो, चेपड़ो हो, कुंतरी हो, दुरुमा हो, ऐसे अनेक स्थान, या रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागढ़ का क्षेत्र हो, जनपद बागेश्वर का पौसारी जैसा सीमांत क्षेत्र हो, या पौड़ी जनपद का हरसार और पैठाणी के आसपास का क्षेत्र हो, 37 गांव सहित अनेक गांव इस आपदा की पूरी तरह से चपेट में आए। या हम सब लोगों ने देखा देहरादून में एक बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया और जो लोग काफी आयु के हैं, बड़ा अनुभव उनके जीवन का है, उन्होंने भी शायद अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी आपदा को देखा। इस प्रकार की आपदाओं को हमें सामना करना पड़ता है, हमारे बहुत चुनौतियां हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं से बचना भी बहुत कठिन है, मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया, सतर्कता और समन्वित प्रयासों से जो आपदा से होने वाले नुकसान हैं उनको काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पूरी सजगता, संवेदनशीलता के साथ आपदा पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित करें, क्योंकि मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता है, एक विभाग की सीमित जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारा सबका सामूहिक दायित्व है। एक कलेक्टिव एफर्ट्स इसमें हम सबको लगाने होते हैं, जिसमें हमारा प्रशासन है, स्थानीय निकाय है, स्वयंसेवी संगठन है और आम जनता, सभी की सक्रिय भागीदारी बहुत आवश्यक है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक प्रमुख वैश्विक एजेंडा बनाकर कार्य किया जा रहा है। हमारी प्रदेश सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। आज हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान और जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक
संरक्षण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमने आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करने के अलावा ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से आपदा के संभावित जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने की शुरुआत भी की है, जिससे ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे समय रहते आपदा की घटनाएं से होने वाली उस नुकसान को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा हम अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की मॉनिटरिंग करने के लिए सेंसर लगाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि समय रहते सभी को चेतावनी दी जा सके। साथ ही मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु परिवर्तन शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहन, उत्तराखंड जैसे हमारे राज्य में एवलांच यानी कि हिमस्खलन एक गंभीर प्राकृतिक जोखिम है, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विगत वर्ष चमोली जनपद के माणा में एक बड़े एवलांच की घटना हम सभी के लिए बड़ी पीड़ादायक रही और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 8 लोगों की असमय मृत्यु हुई। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, सेना और अनेक विभागों ने टीमों ने विषम परिस्थितियों में अद्भुत समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य किया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन तकनीकी का प्रभावी उपयोग करते हुए कई जिंदगियों को बचाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए मैं हृदय से उन सभी एजेंसियों का और सभी व्यक्तियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उधर शीतलहर प्रबंधन राज्य स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनों पर बनाई गई संस्थाओं को हटाने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देवभूमि में परिवार रजिस्टर की गहन जांच होगी और जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना यह हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए और यह अतिक्रमण हटाने का अभियान हमारा अनवरत रूप से चल रहा है। अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक ऐसी अतिक्रमित की हुई जमीनें, 600 के आसपास अवैध संरचनाएं, इन सभी को हटाने का काम, इस अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने का काम हमने किया है। पिछले दिनों हमने एक और निर्णय लिया है कि परिवार रजिस्टर उसको हमारे सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में रख लेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और उसकी गहनता से जांच होगी, उसका सत्यापन किया जाएगा कि अनावश्यक रूप से बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिलने चाहिए थे, उसको ऐसे लोग ले रहे हैं, घुसपैठिया तक उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, अपनी पहचान छुपाकर लाभार्थी हो रहे हैं। तो हम उसका सत्यापन अभियान भी चला रहे हैं क्योंकि हम यहाँ की डेमोग्राफी को खराब न होने देने का भी हमने संकल्प लिया है। हम अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है कि उनका भविष्य सुनहरा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। इसके लिए ये व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं। इसके लिए सत्यापन का अभियान चल रहा है। इसमें राशन कार्ड से लेकर बिजली के कनेक्शन,
वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जितने भी कार्ड हैं उन सभी की एक सत्यापन अभियान के तहत भी पूरी जानकारी ली जा रही है और उसमें जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे उनका उत्तरदायित्व भी फिक्स किया जाएगा। कल विकास कार्यों की जो आपने समीक्षा बैठक में की, अब तक क्या 2027 में सारे विकास कार्य आपके द्वारा अधिकारियों को दिए गए? कौन सी वाली? मानव वन्य जीव को लेकर जो बढ़ती घटना। देखिए, मानव वन्य जीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम हैं, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर हाल में जान माल की सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पोड़ी का नाम बदल दिया गया, जिसके चलते अब कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पोड़ी कर दिया गया है। इस संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ज्ञापन जारी किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता के माता पिता से भेंट कर दोहराया था कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। क्योंकि शुरुआत से ही था कि वहाँ पर अंकिता भंडारी के नाम से उनके गांव का डोब क्षेत्र का जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम रखा जाए और उसके कल शासनादेश जारी कर दिए गए। उधर डोईवाला नगर पालिका की ओर से अवैध अतिक्रमण पर पूर्व में कई बार कार्रवाई की गई, तो वहीं एक बार फिर डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के भानियावाला में नाले की भूमि पर मकान पर नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका और तहसील प्रशासन की टीम के साथ पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर पूर्व से चिन्हित नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर बने मकान को ध्वस्त किया। इस संबंध में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ML शाह ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद मकान को ध्वस्त किया गया है और मकान स्वामी को इससे पहले कई बार अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए मोहलत भी दी गई थी। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने बताया वो मौके पर पहुंचे और शासन प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई सिर्फ गरीब लोगों तक ही सीमित है, जबकि अमीर लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक गरीब के घर को तोड़ा गया है, उसकी आंच 2027 के चुनाव में धामी सरकार की नींव को उखाड़ने का काम करे। ये देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की बहुत पहले से ही आदेश है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है किसी भी शहर में या गांव में, उनको हटाए जाने के निर्देश है, जिसकी समस्या जिलाधिकारी महोदय द्वारा बार बार होती है। ये विगत काफ़ी समय से यहाँ पर जो डोईवाला में जो चिन्हित अतिक्रमण थे उनको हटा दिया गया था, किंतु कुछ ये एक अतिक्रमण हमारा अवशेष रह गया था, जिसका लिए इन्होंने आवेदन जिलाधिकारी महोदय से भी किया था और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनको समय प्रदान किया गया। समय प्रदान किए जाने के बाद वो समय अवधि समाप्त हो गई। उसके बाद भी जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय ने भी अन्य अतिक्रमण की आसपास के अतिक्रमण को भी भली भांति जाँच कराने के बाद, क्योंकि एकमात्र अतिक्रमण जो अवशेष था यही अभी वर्तमान में यहाँ पर पाया गया, जिसको हटाए जाने के लिए आज तिथि निर्धारित थी। और बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे। जिलाधिकारी महोदय ने उसमें मुझे भी और उप जिलाधिकारी महोदय को भी जांच के और आख्या देने के आदेश दिए गए थे। विधिवत आख्या भी और जांच आख्या भी उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिलाधिकारी महोदय को भेजी गई। और उसके बाद क्योंकि एक ही अतिक्रमण था जो कि विगत काफ़ी समय से पेंडिंग था, उसको हटाने के लिए आज की तिथि उप जिलाधिकारी बेदखली के आदेश हुए थे, इसलिए इसकी बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है कोर्ट के आदेश से। नोटिस भी दिया गया? नोटिस क्या, सुनवाई हुई है पूरी प्रॉपर। किस तरह का अतिक्रमण? ये नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, PP एक्ट में इसका चालान था। है कि कई साल से इन लोगों का केस चल रहा था और कुछ समय पहले भी यहाँ प्रशासन पहुँचा था ये तोड़ने के लिए, तो हमने SDM साहब से रिक्वेस्ट करी थी, तो नीचे का हिस्सा सील किया गया था और उसके बाद
कोर्ट के चक्कर इन लोगों ने भी लगाए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बड़े करोड़पति अरबपति हैं, अंबानी अडानी, उनको तो आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बेच रहे हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट जो संस्थान है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और वहाँ दूसरा एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ अगर कहीं रह रहा है तो उस पर सीधा एक्शन किया जाता है। और यहाँ बोला जाता है खाला था। कौन सा खाला था? आज या तो कहीं पानी इकट्ठा हो रहा हो, या यहाँ कोई अतिक्रमण हो, या इसके ऊपर से कोई खाला बन के जाएगा, या इसके ऊपर से फ्लाईओवर बन के ले जाने वाले हैं। क्या बनाने जा रही है? मतलब सरकार आखिरकार चाहती क्या है, प्रशासन आखिरकार चाहता क्या है कि गरीब को, किसी को और किसी भी व्यक्ति का ऐसे घर तोड़ दिया जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से जो गद्दी पे बैठे हैं कि आज तो आप एक गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इसकी आंच आपके घर तक भी आएगी, जल्द आएगी। 2027 नज़दीक है। उधर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीक गांव में घर में जलती हुई अंगीठी के धुएं से घर में सो रहे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में ग्रामीणों ने 108 की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये लोग बीते कुछ दिनों से चमकोट गांव से एक निजी भवन के निर्माण कार्य में लगे हुए थे और रात को खाना खाने के बाद अंगीठी जलाकर सो गए। सुबह इन लोगों के ना उठने पर ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो ये लोग अचेत अवस्था में पड़े मिले। हरिद्वार के भगवानपुर कस्बे में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की वारदात ने इलाके की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बेखौफ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और फाइनेंस कारोबारी आदि राणा पर तमंचा तानकर गोली चला दी। गनीमत रही कि कारोबारी बाल बाल बच गया, लेकिन गोली के छर्रे पास खड़े एक युवक को जा लगे, जिससे वो घायल हो गया। वहीं फायरिंग के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और दहशत फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद सामने आया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। देखिए, जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं कल शाम की है, जिसमें एक दो पक्षों के बीच पहले भी किसी बात को लेके न्यू ईयर पे किसी एक छोटी मामूली सी बात को लेके झगड़ा हुआ था। ये तथ्य प्रकाश में आए तो कल उसमें दो लोगों ने फायर किया था। तो उसमें अभी फिलहाल घायल कोई नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जिन पे फायर टारगेट किया था उन्होंने एक तहरीर दी थी। हमने मुकदमा लिख लिया, नामजद लोग हैं और हमारी पुलिस टीमें लगी हैं। जल्दी हम आज शाम तक उनको पकड़ लेंगे। सर, पास से गुजरे एक लड़के को भी कुछ कब्र में छर्रे लगने की नहीं, जानकारी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिकोचित होके किसी को हल्का सा कुछ आभास हुआ, ऐसी बात बताई जा रही है, लेकिन कोई घायल वाली बात नहीं है। तो अगेन एक मामला जो पहले भी एक झगड़े में था, पुनः उसमें झगड़ा हुआ, तो उसका हमारे पास नामजद तहरीर है और जल्दी हम इनको वर्कआउट कर लेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद है। एक कारोबारी पर फायरिंग की और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरों में कैद हो गया जिस तरीके से वो पहुंचे और फायरिंग कर रहे हैं। अभी देखिए, जो शख्स आपको दिख रहा है उसको पीछे से छर्रा लगा। हालांकि जिस पर फायरिंग करने के लिए आए थे वो शख्स बच गया, लेकिन जो छर्रे हैं वो दूसरा जो लड़का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर छर्रों की आवाज़ आती है। ये देखिए, सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दो युवक बाइक पर आपको दिख रहे थे और वो सड़क पर फायरिंग कर रहे हैं। अब देखिए भगवानपुर का ये पूरा घटनाक्रम है। मनोज हमारे इस सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से हम वीडियो में भी देख रहे हैं, सरेआम फायरिंग हो रही है, दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, तो ये पुरानी रंजिश बताई जा रही है। क्या कुछ पूरा प्रकरण निकल के सामने आया? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि रुड़की के भगवानपुर में जिस तरीके से फायरिंग का मामला सामने आया, इसमें देखा गया कि दिन दहाड़े जो बदमाश थे इन्होंने फायरिंग की और जो फायरिंग करने के बाद जो छर्रा निकला वो पास में खड़े एक व्यक्ति को लगा, जिस वजह से वो लहूलुहान हो गया। आपको बता दें कि जो अभी जो पुलिस की जो प्रथम दृष्टया है, प्रथम जांच के अनुसार जो पता चला है कि ये पुरानी रंजिश की वजह से ऐसा मामला हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ा ही संगीन मामला है। जनपद में लगातार कहीं ना कहीं किसी तरीके की फायरिंग देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि अपराध की गतिविधियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। और भगवानपुर में आज जो सुबह का ये जो फायरिंग की घटना हुई, जिसके बाद वहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं,
हैं वो भी दहशत का माहौल बना हुआ है। और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं और लगातार इस तरीके की जनपद में अपराध कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर देता है कि ऐसी क्या पुलिसिंग है या ऐसी क्या वजह हो रही है जिस वजह से लगातार जो है जनपद में अपराध बढ़ता दिखाई दे रहा मनोज, है। जिस तरीके से अभी हमने एसपी देहात को भी सुना और जो बाइक पर सवार युवक थे, क्या उनको पकड़ा गया या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? किस तरीके की कार्रवाई हो रही है पुलिस द्वारा? जिस दिन अब अभी ऐसा किसी भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं है इस मामले में, लेकिन जो पुलिस है वो लगातार कहीं ना कहीं दबिश दे रही है और लगातार जांच जारी है कि वो कौन लोग थे जो भी आए थे। लेकिन जो वहाँ के जिसके ऊपर फायरिंग हुई उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि ये पुराना मामला है और जिस तरीके से देखा गया है कि ये वही लोग थे जिनसे पुरानी रंजिश चलती चली आ रही है। तो यही है जो पुलिस है वो लगातार पुलिसिंग के मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार दबिश की कार्रवाई कर रही है। और देखा जाएगा, अब ये देखने वाली बात यह होगी कि जब ये फायरिंग आज सुबह हुई है 7 बजे और बीते कहीं ना कहीं 5 से 7 घंटे बीत चुके हैं। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब से कब तक कितना जल्द पकड़ती है और कब तक इस मामले का खुलासा करती है। मनोज, जिस तरीके से कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है और घटना दिन दहाड़े हुई है, क्या इस तरीके की घटनाएं भगवानपुर क्षेत्र में बढ़ रही हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, घटनाएं तो हो रही हैं और पुलिस शिकंजा भी कस रही है ऐसे लोगों पर? सचिन, जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ भगवानपुर क्षेत्र की बात नहीं, कहीं ना कहीं जनपद में लगातार एक अन्य थानों से, अन्य थाना क्षेत्रों से लगातार कहीं ना कहीं फायरिंग या इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अपराध की गतिविधियां लगातार आए दिनों में बढ़ती नजर आ रही है, जिस वजह से पुलिस उस पर अंकुश लगाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आप समझ सकते हैं कि अभी बीते कुछ समय पहले ही विनय त्यागी, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इतने बड़े बदमाश, इतने बड़े गैंगस्टर को पुलिस किस तरीके से ले जा रही थी। और पुलिस ने जो कप्तान एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पुलिस पर ही सवाल खड़े करे कि जब इतना बड़ा बदमाश था तो उसको इतनी कम पुलिसिंग के द्वारा किस तरीके से कोर्ट में ले जाया जा रहा था। चलिए मनोज, बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि एक ऐसा अपराधी जिसको जेल ले जाया जा रहा था और आप देख रहे हैं कि परमिंदर सिंह डोभाल जो एसएसपी हैं उनका क्या कुछ इस विषय पर कहना था और एसपी देहात को भी आपने सुना। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए एचएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।